3 जनवरी 2026 रात के ठीक 2:01 पूरे शहर में शांति है। लेकिन अचानक 150 अमेरिकी जहाज के ऊपर से गड़गड़ाने की आवाज आती है। अभी लोग कुछ समझते ही कि मियो फ्लोरेस पैलेस का गेट टूट गया। 50 अमेरिकी सैनिक अंदर। गार्ड्स ने गोलियां चलाई लेकिन सब खत्म। सबको अमेरिकी स्नाइपर्स ने मार गिराया। अभी मादुरो कुछ समझ ही पाता कि तभी अचानक से गार्ड्स अंदर घुस जाते हैं और मादुरो के हाथ में हथकड़ी पहनाकर कहते हैं, हैंड्स अप, यू आर अंडर अरेस्ट। कोई कुछ समझ पाता तब तक में मादुरो को वहां से बैठाकर और सीधे अमेरिका ले जाया जाता है। लेकिन सवाल ये कि आखिर अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? क्या तेल के लिए, या किसी पुरानी दुश्मनी के कारण, या सच में न्याय दिलाने के लिए? आइए जानते हैं पूरी कहानी, सावेज से लेकर मादुरो तक, आर्थिक तंगी से अमेरिका छापे तक, और पहले सवाल से आखिरी जवाब तक। आइए समझते हैं। तो शुरू करते हैं पहला चैप्टर। 28 जुलाई 1954 को सबानेटा गांव के बड़ीनाथ शहर में जन्म होता है ह्यूगो सावेज का। पिता टीचर थे, माँ नर्स थी और परिवार बेहद गरीब था। अपने 6 भाई बहनों में सावेज शुरू से ही बेसबॉल में रुचि रखते थे, लेकिन परिवार की आर्थिक तंगी के कारण उनको आर्मी ज्वाइन करना पड़ा। मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने के बाद वो पैराशूट रेजिमेंट में एक अफसर थे। बचपन से ही उनकी रुचि गरीबों को इंसाफ दिलाने में और गरीबी को खत्म करने में थी। साइमन बोलीवर जैसे लोगों की किताबें पढ़ा करते थे। लेकिन चर्चा में ये आते हैं 1992 में। 1992 में तत्कालीन सरकार पर ये हमला करते हैं। मकसद ये किसी भी तरह राष्ट्रपति भवन और रक्षा मंत्रालय को अपने कब्जे में लेना। लेकिन ये उसमें असफल हो जाते हैं। अपने 100 सैनिकों के साथ ये गए जरूर थे, लेकिन उसमें असफल होकर 14 सैनिक और 80 नागरिक मारे जाते हैं। बाद में टीवी पर आकर ये सरेंडर कर देते हैं और कहते हैं काम अभी पूरा नहीं हुआ। फिर क्या था, इनको जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन पब्लिक प्रेशर के कारण 2 साल के अंदर इनको जेल से छोड़ दिया गया। 1994 में जेल से छूटने के बाद सीधे मूवमेंट फिफ्थ रिपब्लिक नामक पार्टी बनाई और इस पार्टी का एजेंडा साफ था। ये गरीबों की बस्ती में जाते थे और कहते थे हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे और गरीबी को जड़ से मिटाएंगे। और ठीक यही हुआ। 1998 चुनाव में 56% वोटों के साथ ये जीत गए। जीतने के बाद जो पहला कदम था वो पीडीवीएसए जैसी कंपनी को नेशनलाइज्ड किया। जी हाँ दोस्तों, पीडीवीएसए वही कंपनी है जिसका अब तक वेनेजुएला के तेल पर अधिकार था। अब ये सरकारी होने के बाद जो पैसा इससे आने वाला था, इससे ये गरीबों के लिए करना चाहते थे और ऐसा ही हुआ। इन्होंने 2 लाख घर बनवाए, 30,000 डॉक्टर क्यूबा से मंगवाए गए, बहुत सारे स्कूल बनवाए और इनके शासनकाल में बेरोजगारी 15% से 8% पे आ गई और जो लोग भाग गए थे बाहर, वो सारे लोग वापस आने लगे थे और साक्षरता दर 100% पे पहुंच गई थी। और इसी कारण यूनेस्को ने भी इनको सराहा था और इनके समय में वेनेजुएला सबसे बेस्ट इकोनॉमी बनकर उभरा था। $400 बिलियन की इकोनॉमी बनकर उभरा था। देखिए, इनके बारे में तो बहुत प्रचलित है कि ये अमेरिका के बुश को बंदर तक कहकर पुकार चुके हैं, बुश को बदमाश तक कहकर पुकार चुके हैं। I think that the first people who should read this book are our brothers and sisters in the United States, because their threat is in their own house. The devil is right at home. The devil himself is right in the house. And the devil came here yesterday. जब ये अपने दोस्त को लेकर आते हैं सत्ता में, ये इनका सबसे खराब डिसीजन था। जी हाँ दोस्तों, ये नाम आज की दुनिया में किसी से भी छुपा नहीं है। वायरल फीवर से भी ज्यादा आज की दुनिया में वायरल होने वाला यह नाम था निकोलस मादुरो। लेकिन उसके पहले इनके ऊपर भी एक बार हमला किया गया था। 2 दिन के लिए ये गायब थे 2002 में, लेकिन बाद में और मजबूती से आते हैं और 2006 का चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन फिर क्या था, इनको कैंसर हो जाता है और 2013 में कैंसर से इनके मरने के बाद ठीक मादुरो आ जाता है शासन में। मादुरो 50.6% के बहुत छोटे आंकड़े से जीतता है। लेकिन आगे जो होने वाला था वो वेनेजुएला इतिहास का सबसे घटिया काम होने वाला। मादुरो पहले तो एक बस ड्राइवर था,
लेकिन सत्ता में आते ही इसने पूरी तरह से वेनेजुएला को तेल के राजा से गरीबों का देश बना दिया। वजह कुछ और नहीं, इनका अपने परिवार और रिश्तेदारों में काफी रुचि था। तो पीडीवीएसए का जितना भी कॉन्ट्रैक्ट था ये अपने रिश्तेदारों को बांट गए। और फिर क्या था, चोरी होनी ही थी, पीडीवीएसए में चोरी हो गई और साथ ही साथ मशीनों का रखरखाव भी कम होने लगा, जिसके कारण मशीन भी ठप पड़ने लगे। जो पहले 3 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन निकाल कर देती थी, वो अब सिर्फ आधे बैरल तेल प्रतिदिन निकाल कर दे रही थी। बेरोजगारी और भुखमरी के तो क्या ही कहने। अब ठीक आप कल्पना कीजिए जैसे आपके बगल में कोई सुपरमार्ट है और वो चलते चलते अचानक ठप पड़ जाए, कुछ यही हाल पीडीवीएसए का भी था। अब इनका तेल भी नहीं बिक रहा था। जो तेल ह्यूगो सावेज के समय पर $140 प्रति बैरल का था, वो अब सीधा सीधी $30 प्रति बैरल का हो गया था। इकोनॉमी के साथ साथ तेल का रेट भी गिरने लगा था और इसी के कारण ये हर महीने 20 से 30% नोट ज्यादा छापने लगे। इनको लगा कि शायद नोट छापने से गरीबी खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर क्या था, हाइपर इन्फ्लेशन होना ही था। जो हाइपर इन्फ्लेशन का पीरियड आता है तो एक ब्रेड अभी जो 10 रुपए का है वो शाम तक 100 रुपए का और कल तक 1000 रुपए का हो जाता है। अब इधर लोगों के पास काम धंधा नहीं है, इधर दाम इतना बढ़ रहा है, तो आप बिल्कुल आंकड़ा लगा सकते हैं क्या अंदाजा रहा होगा वेनेजुएला में। अब यही वजह था कि लोग यहाँ से भागकर क्यूबा, पेरू और यूएसए जैसे कंट्रीज में शरण लेना शुरू कर चुके थे। देखिए 80 लाख लोग तो यहाँ से भाग गए थे। ठीक वैसे ही जैसे पूरा का पूरा बिहार अगर यूपी में चला जाए, कुछ ऐसा ही हाल अभी वेनेजुएला में था। अब ये तो इनके ऊपर के आंकड़े थे, लेकिन इससे भी खराब काम ये तब करते हैं जब ये अपने देश की आर्थिक स्थिति को बचाने के लिए हिजबुल्ला जैसे गैंग से ड्रग तक बेच देते हैं। जी हाँ दोस्तों, हिजबुल्ला जैसे आतंकी संगठन से ये जाकर कोकीन बेच देते हैं। फिर क्या था, लोग भूख से मरने लगे। जो लोग वेनेजुएला में रह रहे थे वो कचड़ा और जानवर खाकर जिंदा थे। इतना ही नहीं, ये जो इकोनॉमी थी वेनेजुएला की, ये $350 अरब से सीधा $30 अरब पे आ जाती है। पूरे वेनेजुएला शहर का 95% पैसा तो केवल तेल से आता था। अब जब तेल ही नहीं हो रहा है तो आप ठीक समझ सकते हैं कि लोग हैं लेकिन उनके पास रोजगार नहीं है, करने के लिए काम नहीं है, इधर पैसा भी ज्यादा बढ़ रहा है, हाइपर इन्फ्लेशन भी हो रहा है। तो इन तमाम चीजों से लोग तंग आकर वेनेजुएला छोड़कर भाग रहे। 2019 में तो कुछ ऐसे भी दिन आए कि 5 दिन तक पूरे देश में बिजली नहीं थी। देखिए इतने नेशनल लेवल की गलती के बाद सबसे बड़ा जो ये गलती कर देते हैं वो है सोना चुराकर 160 टन सोना बेच देते हैं, जिसकी बाजार में कीमत करीब $11 अरब है। इतने पे ही ये नहीं रुकते, ये हिजबुल्ला गैंग से कोकेन तक बेच देते हैं। इनके जनरल्स कोलंबिया से कोकेन लेकर और यूएस में भेजा करते थे और इसी सब के कारण अमेरिका इन पे नार्को टेरर एक्टिविटी का एक्ट लगा देता है। देखिए ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ कि अमेरिका अपनी जगह सही है या गलत। लेकिन रुकिए, असली खेल तो अब शुरू होता है। देखिए अगस्त 2025 से ही अमेरिका की CIA इसको ट्रैक कर रही थी। जाहिर सी बात है, ट्रैक करना ही था। इसके कपड़े से लेकर कुत्ते तक ट्रैक किए जा रहे थे और दिन आता है 3 जनवरी 2026 का। पूरा काराकास शहर शांत है, लेकिन अचानक से आसमान में आते हैं 50 हेलीकॉप्टर और वो सारे अमेरिकी हेलीकॉप्टर। सीधे कमांडो उतरते हैं, ये डेल्टा फोर्स के कमांडो हैं। इन्हें काफी खतरनाक फोर्स माना जाता है। सीधे कमांडो आते हैं और गेट तोड़ देते हैं। गेट पे इनका जनरल खड़ा है जिसको $20 मिलियन में अमेरिका ने पहले ही सेट कर लिया है। अब ये सीधा अंदर घुसते हैं और मादुरो के गार्ड्स इस पर हमला करते हैं, लेकिन सारे गार्ड्स को अमेरिकी स्नाइपर्स खत्म कर देते हैं। जब तक मादुरो को इसके बारे में पता चलता है, वो और सिलिया फ्लोरेस उठकर सेफ रूम की तरफ भागते हैं, लेकिन रास्ते में पकड़े जाते हैं। सीधा अमेरिकी कमांडो हाथ में हथकड़ी लगाकर कहता है, हैंड्स अप, यू आर अंडर अरेस्ट। फिर क्या था, उनको सीधा वहां से उठाकर और अमेरिका ले जाया जाता है। अब आपको बताते हैं कि आखिर पूरी दुनिया के क्या रिएक्शंस थे इस पे। देखिए ब्राजील और भारत पूरे मुद्दे पर चुप है, क्यूबा रो पड़ता है और चाइना तो सैंक्शंस हटाने की बात करता है। और इवन चाइना अब तो ये भी कह रहा है कि जो हमने आपको पैसे दिए थे वो हमें वापस लाओ। पुतिन खुद गुस्सा में है, पुतिन इस सब चीज के खिलाफ है। लेकिन एक फायदा भारत को हो सकता है, भारत में अब तेल सस्ता हो सकता है, पेट्रोल के दाम सस्ते हो सकते हैं। लेकिन इन सब से पड़े अमेरिका, वो सबसे ज्यादा खुश है। और खुश हो भी क्यों ना, वेनेजुएला के तेल पे अब तो अमेरिका का कब्जा है। और इधर अमेरिकी कोर्ट में मादुरो को पेश किया जाता है 5 जनवरी को। इन पे 4 बड़े इल्जाम हैं।
पहला ये, इनका जो जनरल था वो फार्क जैसे कंपनी को ऑपरेट करता था, तो फार्क जैसी कंपनी के साथ मिलकर कोकेन बेचना। दूसरा, हिजबुल्ला जैसे गैंग से कोकेन बेचना। तीसरा, सोना चुराना। और चौथा, अपने पास अनलाइसेंस्ड मशीन गन रखना। मादुरो के साथ साथ इनका पूरा परिवार भी इन्हीं सजाओं में दोषी है, क्योंकि पूरा परिवार साथ मिला हुआ था। लेकिन इससे दूर इधर वेनेजुएला में क्या हो रहा है, डेल्सी रॉड्रिगेज नया राष्ट्रपति बन जाती हैं और देखिए ये क्या कहती हैं। Somos una potencia energética. Lo somos. Nos ha traído tremendos problemas, porque ustedes saben que la voracidad energética del norte quiere los recursos de nuestro país. Y lo habíamos denunciado. Todas las falsedades de que el narcotráfico, la democracia, los derechos humanos, no eran. Eran las excusas. Porque lo que sí ha estado presente siempre es que el petróleo de Venezuela debe ser entregado al norte global. Y nosotros aquí hemos tenido una postura muy clara, que Venezuela está abierta a relaciones energéticas donde todas las partes estén beneficiadas, donde la cooperación económica esté muy bien determinada en contratos comerciales. Esa es nuestra postura y la diversidad de nuestras relaciones energéticas. लेकिन इन सब से परे अभी भी वेनेजुएला में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अब भी रेफ्यूजी बाहर हैं, अब भी अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, लेकिन लोगों में एक उम्मीद है, लोग खुशी से नाच रहे हैं। कुछ लोग तो खुश हैं, लेकिन इनके गैंग के लोग अब भी दुखी हैं। तो इन सभी मिक्सअप में अब आगे देखते हैं वेनेजुएला का क्या होने वाला है। देखिए, वेनेजुएला में लोग अब भी शिद्दत से यही इंतजार कर रहे हैं कि अगला चुनाव कब होने वाला है। डेल्सी रॉड्रिगेज तो स्टैंड इन प्रेसिडेंट बन चुकी है, लेकिन आइए देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन इन सब से परे आपके लिए एक सवाल, क्या अमेरिका ने सही किया या गलत? क्या ऐसे लोग को सजा दिलाना जरूरी था, या अमेरिका इनके तेल पे पूरा कब्जा जमाना चाहता था? ये सारे सवाल के बीच फंसा है अमेरिका। लेकिन देखिए, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो बता दिया, अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट में बताइए। अब आगे मेरे साथ मिलकर आप भी नजर रखिए रूस, चाइना, अमेरिका जैसे बड़े देशों पे, और क्या सचमुच भारत में पेट्रोल और डीजल का दाम सस्ता होता है? बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ, और नजर रखिए इस देश दुनिया की खबरों पर। और देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जाते जाते मेरा ये वीडियो देखकर जाइएगा। फिलहाल के लिए अलविदा।